साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आज हम उसी अध्यादेश की प्रकृति, प्रवृत्ति, शक्ति और संवैधानिक स्थिति की परिचर्चा करेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि वह किन मामलों में न्यायालय में प्रसंगत हो सकते हैं। और इस अध्यादेश से संबंधित मुख्यतः इतनी ही बातें होती हैं और इस अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर जो अभी तक कुछ विवाद हुए हैं उस पर भी संक्षेप में परिचर्चा करेंगे। ध्यान रखें, ये सारी परिचर्चा सिर्फ और सिर्फ परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से है। इसमें अन्य किसी बातों से कोई जोड़ी या घटाई नहीं गई है या कोई वैसी चीज़ों को हमने नहीं लिया है। परीक्षा उपयोगी इस दृष्टिकोण से कि ताकि जब आप वीडियो देखें, पढ़ें, समझें तो सिर्फ और सिर्फ आपके मन में जो शंकाएं उत्पन्न होती हैं प्रश्नों के प्रति उसका निराकरण हो सके। तो सबसे पहले देखिए कि ये आखिर अनुच्छेद 123 है क्या। तो देखिए अनुच्छेद 123 जो है वो राष्ट्रपति को, याद रखिए अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को आकस्मिक समय में, बात समझिए, आकस्मिक समय में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। और यह जो अध्यादेश है वो संसदीय कानून के समान होती है। याद रखिए संसदीय कानून के समान होती है। और यहाँ पर एकदम संक्षेप में ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत जो अध्यादेश जारी करते हैं यह राष्ट्रपति को प्रदान की गई एक विधायी शक्ति। चूंकि जब यह विधायी शक्ति है तो यह न्यायालय में भी प्रसंगत हो सकते हैं। एकदम इसी साधारण सी चीज को ध्यान रखेंगे ताकि आगे चल के कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन न हो। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत उन सभी विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, अर्थात संघ सूची और समवर्ती सूची पर। इन दोनों विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। किस पर? संघ प्लस समवर्ती, ठीक है, समवर्ती मामले पर राष्ट्रपति क्या है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब समझिए कि जब ये अध्यादेश जारी करते हैं तो इसकी शक्ति क्या होती है। तो इसकी शक्ति वही होती है जो एक संसद के कानून की होती है। जो अध्यादेश जारी होता है उसकी जो शक्ति होती है वो संसद के कानून के समान होती है। साथ ही यह जो अध्यादेश होता है संसद के किसी पूर्व कानून, संसद के पूर्व कानून को, मतलब संसद के द्वारा बनाए गए किसी पूर्व कानून को खत्म कर सकती है, छोटा कर सकती है और उसको क्या कर सकते हैं या उसको बढ़ा, उसके अधिकार को बढ़ा भी सकती है। ध्यान रखेंगे यह जो अध्यादेश है संसद के किसी कानून, पूर्व किसी भी कानून को छोटा कर सकती है, खत्म कर सकती है या उसकी स्थिति को बढ़ा भी सकती है। साथ ही यह जो अध्यादेश होता है, मतलब 123 के तहत जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, यह जो अध्यादेश होता है वो प्रकृति में अल्प होते हैं। क्या होते हैं? अल्प होते हैं। प्रकृति में क्या होते हैं? अल्प होते हैं। ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 123 के तहत जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं उसकी शक्ति संसदीय कानून के शक्ति के समान होती है। सिर्फ और सिर्फ प्रकृति उसकी अल्प होती है, छोटी होती है। अब छोटी कैसे होती है उसको आगे परिचर्चा करेंगे। पहले फिर से समझ लीजिए कि जो संसद के कानून होते हैं उसी की इक्विवेलेंट, उसी के बराबर होते हैं अध्यादेश। और उन सभी मामलों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत जिन मामलों पर संसद कानून बना सकती है, अर्थात संघ सूची और समवर्ती सूची पर। और साथ ही इस कानून के द्वारा, मतलब इस अध्यादेश के द्वारा पूर्व बनाए किसी कानून को खत्म कर सकती है, घटा सकती है या उसके स्थिति को बढ़ा सकती है। अब आप कहिएगा कि भाई जब ये सब हो रहा है तो फिर संसद क्या करेगी। तो ध्यान रखिए, इसको फिर देख लेते हैं। ये जो संसद है, संसद और राष्ट्रपति, हालांकि राष्ट्रपति तो संसद के अंग ही होते हैं, तो कानून बनाने के जो हमारे यहाँ जिम्मेवारी है वो संसद को दी गई है। किसको दी गई है? संसद को दी गई है। अब स्थिति कभी कभी ये हो सकता है कि संसद बंद है,
स्थगित है या संसद न चल रही हो, और उस समय कोई ऐसा मामला आ गया सरकार के पास जिस पर कानून बनाना बहुत जरूरी हो गया। कुछ भी मामला आ सकता है। याद रखिए, ये जो मामला है अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात होता है उससे अलग मामला है। अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात आता है उससे अलग का मामला है। याद रखिए, अनुच्छेद 123 के तहत जो अध्यादेश जारी होते हैं वो अनुच्छेद 352 के तहत जारी किए गए अध्यादेश से भिन्न होते हैं। अनुच्छेद 352 में जो है वो राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया है। यहाँ पे 123 जो है वो राष्ट्रीय आपात का स्थिति नहीं बताता है, ये ऐसी कोई आकस्मिक स्थिति बताता है कि जब तत्काल सरकार के द्वारा विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत कानून बनाना संभव नहीं हो। चूंकि कानून बनाने में समस्या नहीं, समय लगता है, कानून बनाने में समय लगता है, विधायी प्रक्रिया अपनाने में समय लगती है। अब स्थिति ऐसी है कि उस पर त्वरित कार्रवाई जरूरी है, तो सरकार क्या करेगी कि अध्यादेश ले आएगी। यहाँ पे सरकार में इसलिए बोल रहा हूँ कि राष्ट्रपति जो 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं वो सरकार के सलाह पर ही करते हैं, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर ही करते हैं, अपने से नहीं कर सकते। तो जब सरकार को लगे, यानी कि जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भाई त्वरित कार्रवाई जरूरी है, तो अनुच्छेद 123 के तहत वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और वो जो अध्यादेश है संसदीय कानून के बराबर होगा और उन सभी मामलों पर जारी होगा जिस पर संसद कानून बना सकते हैं। और ये जो राष्ट्रपति के कानून होते हैं और संसद के कानून होते हैं, इनमें एक मूलभूत अंतर होता है कि संसद के कानून जो होते हैं वो शाश्वत होते हैं, राष्ट्रपति के कानून जो होते हैं वो अल्प होते हैं। अल्प होते हैं कि इसके द्वारा जो अध्यादेश जारी होता है उसे संसद से अनुमोदन आवश्यक होता है। क्या होता है? संसद से अनुमोदन आवश्यक होता है, यानी कि जो अध्यादेश जारी होंगे वो प्रकृति में अल्प होते हैं, और जब एक बार अध्यादेश जारी हो गए तो उससे संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अब सवाल उठता है कि संसद अनुमोदन न करे तो? बात को फिर से समझिए, टेक्निकल मामला है कि यदि कोई अध्यादेश जारी हुआ और संसद ने अनुमोदन नहीं किया तब फिर क्या होगा, फिर इसको समझ लेते हैं। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी होते हैं वो अल्प होते हैं, साथ ही संसद के समानांतर शक्ति रहती है, लेकिन वो जो प्रवृत्ति है अर्थात राष्ट्रपति को जो विधायी शक्ति दी गई है वो संसद के समानांतर शक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि संसद को बाईपास करके वो हमेशा अध्यादेश जारी करेंगे, ये फिर गलत मामला है, न्यायालय में प्रश्नगत होता। अब समझिए 4 स्थितियों को। पहला, कोई अध्यादेश जारी हुआ, अध्यादेश जारी हुआ, ठीक है, तो संसद ने अनुमति दे दिया, अनुमति, संसद ने इसको मंजूरी दे दी। तो संसद ने जब मंजूरी दे दी, यानी कि कोई अध्यादेश जारी हुआ किसी भी विषय पे और संसद ने मंजूरी दे दी, तो वो कानून बन जाएगा, कानून बन जाएगा। याद रखिए कि कोई भी अध्यादेश जो जारी हुआ और संसद ने उसको मंजूरी दे दी तो फिर वो कानून बन जाएगा। संसद ने मंजूरी नहीं दी, यानी कि संसद ने मंजूरी नहीं दी, तो क्या होगा, रद्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। अर्थात जब संसद के पास रखा गया मामला और संसद ने उसको मंजूरी नहीं दी तो मामला रद्द हो जाएगा। संसद के पास आया ही नहीं, इसी को समझना है, संसद के पास आया ही नहीं। मान के चलिए एक ऐसी स्थिति हो गई कि अध्यादेश जारी होगा, संसद का सत्र आज खत्म हुआ, अध्यादेश जारी हुआ। जब अध्यादेश जारी हुआ तो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद संसद का सत्र बैठना चाहिए, लेकिन स्थिति ये हुई कि संसद का सत्र नहीं बैठा, संसद का सत्र 4 महीने तक नहीं बैठी और इसी बीच में राष्ट्रपति ने अध्यादेश वापस ले लिया, या राष्ट्रपति ने भी वापस नहीं लिया, संसद की मंजूरी भी नहीं मिली, तब फिर क्या स्थिति हो सकती है? या ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि सरकार को लगा कि अरे भाई काम हो गया तो हम उसको वापस ले लेते हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा? तो जब संसद के पास वापस नहीं आया तो ये भी रद्द हो जाएगा, रद्द हो जाएगा।
ठीक है। जब रद्द हो गया या वापस ले लिया गया, खत्म हो गया, तो उसके दौरान किए गए कृत्य जो होंगे, उसके दौरान किए गए कार्य जो होंगे वो रद्द नहीं होंगे। फिर से समझ लीजिए कि संसद का सत्र चल रहा है, 10 जनवरी 2023 या 10 मार्च 2023 या 24 मार्च 2023 का संसद जो है वो स्थगित हो गई। संसद जो है वो अगले सत्र के लिए बंद कर दी गई, या क्या कह सकते हैं, अगले आदेश तक के लिए उसको स्थगित कर दिया गया। उसके बाद सरकार को लगा कि भाई हमें किसी खास विषय पर कानून जल्दी से अध्यादेश लाने की जरूरत है। सरकार ने अध्यादेश लाया। 3 महीने बाद फिर संसद का सत्र बैठा। अब 3 महीने बाद जब संसद का सत्र बैठेगा तो उस अध्यादेश को लाना चाहिए था, लेकिन इसी बीच में क्या कहते हैं, अध्यादेश को वापस ले लिया गया। तो कुछ तो उस अध्यादेश से कार्य हुए होंगे, उस जब से अध्यादेश जारी हुआ और जब अध्यादेश वापस लिया गया तो कुछ तो कृत्य हुए होंगे। तो संसद के जो अध्यादेश के जो स्थिति है उस पर विवाद हो सकता है, लेकिन वो जो कृत्य होंगे वो विवादित नहीं होंगे और वो कृत्य मान्य होंगे, वैलिड होंगे। संसद या माननीय कोर्ट नहीं कह सकता है कि आपने अध्यादेश लाया, आपने अध्यादेश वापस लिया, कहीं पे कोई प्रक्रिया नहीं है, क्या कहते हैं, कहीं पर इस पर कोई वाद विवाद नहीं हुआ तो ये जो कृत्य होंगे अवैध होंगे, नहीं, वो कृत्य वैध हो जाएंगे। अब देखिए इसका अगला, जब संसद चल रहा हो तो अध्यादेश नहीं लाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि जब संसद चल रहा हो, अर्थात जब संसद चल रही हो तो अध्यादेश नहीं लाए जाएंगे। उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश नहीं ला सकते हैं जब दोनों सदन चल रहे हों, लेकिन जब कोई एक सदन चल रहा हो तो अध्यादेश लाया जा सकता है। ध्यान रखेंगे कि जब दोनों सदन चल रहे हो तो अध्यादेश नहीं लाए जाएंगे, जब एक सदन चल रहा हो तो अध्यादेश लाए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सदन बंद हो तब भी अध्यादेश लाए जाएंगे, एक सदन चल रहा हो तब भी अध्यादेश लाए जाएंगे, लेकिन जब दोनों सदन चल रहा हो तो अध्यादेश नहीं लाए जाएंगे। तो ये था 4 स्थिति। अब देखते हैं इस अध्यादेश पर संसद से क्या स्थिति हो सकती है, साथ ही इसकी अन्य बातों को समझते हैं। मंजूरी का तो हमने पहले भी बताया, फिर भी देखिए इस अध्यादेश की अधिकतम अवधि अधिकतम 6 माह होते हैं। क्या होती है? 6 माह। और बैठक से छह सप्ताह। अब देखिए 6 माह 6 सप्ताह को देख लीजिए। जब अध्यादेश लागू होगा तो उसे संसदीय मंजूरी मिलेगी, तभी वो कानून बनेगी। तो हो सकता है कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई हो कि सदन बंद हुआ, स्थगित हुआ और उसके बाद अध्यादेश ला दिया गया। अब सरकार को लग रहा है कि ठीक है, जब सदन का बैठक होगा हम इसको कानून बना लेंगे। तो 2 सदन के जो 2 बैठकों के बीच की जो समय अंतराल होता है वो 6 महीने होती है। तो इसलिए इस अध्यादेश का अधिकतम अवधि क्या रखा गया है? 6 महीने। अर्थात जब 6 महीने के अंदर में जब भी सदन बैठेगी, सदन के पटल पर इस मामले को रख करके और फिर इस पर कानून बना लिया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक मामला ये है कि जब सदन की बैठक प्रारंभ होगी तो लोकसभा में सरकार को ये बताना पड़ेगा कि किन स्थितियों में ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हुई थी कि उसने ये अध्यादेश लाया, यानी कि सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा उस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए संसद में, लोकसभा में, कि भाई अमुक समय में अमुक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उस समय सदन नहीं चल रही थी, तो हमने ये अध्यादेश लाया और इस पर जो है अब आप विचार कीजिए और इसको कानून के रूप में क्या कहते हैं, परिवर्तित कीजिए। तो फिर सदन अपना विचार करेगी, वहाँ तो समझते हैं गुण अवगुण सब पर चर्चा होगी और फिर वो कानून बनेगा। दूसरा है बैठक के 6 सप्ताह। कहने का मतलब है कि कोई भी जो अध्यादेश है, जब सदन की बैठक होगी तो 6 सप्ताह के अंदर में उसको मंजूरी मिलना चाहिए। 6 सप्ताह कौन होगी? सदन के यदि अलग अलग बैठक हुआ, अलग अलग, ध्यान रखिए, अलग अलग बैठक हुआ तो अंतिम बैठक से 6 सप्ताह।
देखिए, अंतिम बैठक, मान लिया कि पहले लोकसभा की बैठक हुई, बाद में राज्यसभा की बैठक हुई, या पहले राज्यसभा की बैठक हुई, बाद में लोकसभा की बैठक हुई, तो जिसकी सदन की बैठक बाद में होगी वहां से 6 सप्ताह के अंदर में बाद में ये समाप्त हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। कहने का तात्पर्य है कि संसदीय अनुमोदन के बिना यदि संसद की बैठक हो गई तो संसदीय अनुमोदन के बिना 6 सप्ताह के अंदर ये अपने आप खत्म हो जाएगा। अब आप कहिए कि भाई कहीं 6 महीना, कभी 6 सप्ताह, तो इसको फिर से समझ लीजिए। जब सदन नहीं चल रहा हो तो फिर ये अधिकतम 6 महीने तक प्रवृत्त रहेगी। जब सदन बैठा तो 6 सप्ताह के अंदर समाप्त हो जाएगी। 6 सप्ताह के अंदर तभी समाप्त होगी जब संसद ने कोई कार्रवाई नहीं किया। संसद ने इसका रद्द कर दिया तो 6 सप्ताह से पहले भी समाप्त हो जाएगी। राष्ट्रपति ने इसे वापस ले लिया तो भी 6 सप्ताह से पहले समाप्त हो जाएगी। और ये जो 6 सप्ताह गिना जाएगा वो सदन के अंतिम बैठक से 6 सप्ताह, पहले बैठक से नहीं, अंतिम बैठक से 6 सप्ताह तक गिना जाएगा। अर्थात संसद बैठ गई तो उसके अनुमोदन के बिना अगले 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह में ये जो अध्यादेश है समाप्त हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो प्रदान की गई है राष्ट्रपति को, वो संसद के समानांतर शक्ति नहीं है, एक विशिष्ट और वैकल्पिक शक्ति है, विशिष्ट और वैकल्पिक शक्ति। अब देखते हैं इसके अन्य बातों को। अब समझते हैं इस अध्यादेश की स्थिति। अभी तक आप क्या देखें, अभी तक हमने समझा कि राष्ट्रपति को एक विशिष्ट शक्ति प्रदान की गई है कि जिसके तहत आकस्मिक स्थिति में, मतलब ऐसी कोई आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो गई है जब सदन न चल रही हो और उनको लगे कि कानून बनाना जरूरी है, तो वो अनुच्छेद 123 के तहत उन विषयों पर जिस पर संसद कानून बना सकती है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, उन्हीं विषयों पर, अर्थात संघ सूची और संपत्ति सूची पर। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन और मूल अधिकारों के हनन, या क्या हनन नहीं, मूल अधिकारों के लघुकरण या उन्मूलन से संबंधित अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, किस पर? संविधान संशोधन और मूल अधिकार, इस पर संबंधित जो भी अध्यादेश है वो जारी नहीं कर सकते। परीक्षाओं में यही आपसे पूछ लेगा कि क्या राष्ट्रपति अनुच्छेद 19(1) के तहत, 20(1) के तहत, 22 के लिए, 24-25 किसी के लिए भी कोई अध्यादेश जारी कर सकते हैं? नहीं, वो नहीं कर सकते। साथ ही क्या राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हालांकि आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि क्या केंद्र को राज्य सूची के मामले पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है? ये तब है जब राज्य उसको कहे कि भाई हमारे लिए कोई कानून बना दीजिए, या जब आपात स्थिति है तब ये बना सकती है। लेकिन अनुच्छेद 123 के तहत इन दोनों चीज़ों को हटा दिया गया। न यहाँ पे राज्यपाल जो हैं वो किसी राज्य के कह रहे हैं कि हमारे लिए कानून बनाइए, और न ही देश में आपात स्थिति है। यह एक साधारण सी, एकदम सीधा याद रखिएगा कि अनुच्छेद 123 के तहत प्रदान की गई राष्ट्रपति को जो शक्ति है एकदम साधारण सी विधायी शक्ति है। हालांकि राष्ट्रपति को दिया गया यह एक विशिष्ट शक्ति है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति को ये जो शक्ति प्रदान की गई है यह 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी, या वायसराय को जो प्रदान की गई थी, उसका एक अवशेष मात्र है। हालांकि उसमें और इसमें अंतर है। अंतर यह है कि जो 1935 के तहत भारत के जो क्या कह सकते हैं लाट साहब थे, हम लोग बच्चा थे तो कुछ लोग चिढ़ाने के लिए बोलते थे कि बड़ा लाट साहब बन रहे, जो उनको प्रदान की गई थी यह शक्ति, वो संसदीय मर्यादाओं से अलग थी। अर्थात वो किसी भी जो विषय है उस पर सीधा अध्यादेश जारी कर देंगे, कोई उनके अध्यादेश को काट नहीं सकता। लेकिन ये जो अध्यादेश है इस पर संसदीय क्या कह सकते हैं प्रतिबंध लगाए गए, अर्थात बिना संसद के अनुमोदन की इनकी जो अध्यादेश है वो रद्द हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और या संसद उसको वापस ले सकती है। अर्थात यह एक साधारण सी विधायी शक्ति है। लेकिन राष्ट्रपति को प्रदान की गई यह एक विशिष्ट शक्ति है। दुनिया के अधिकतर देशों में इस तरह की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान नहीं की गई, यह सिर्फ भारत में ही एक विशिष्ट शक्ति प्रदान की गई। तो हमने यही देखा कि यह एक विधायी शक्ति है जो राष्ट्रपति को प्रदान की गई है, और साथ ही यह जो क्या कह सकते हैं अध्यादेश है उन सभी विषयों पर है जिस पर संसद कानून बना सकती है, और आकस्मिक स्थिति से सरकार और राष्ट्रपति को लड़ने के लिए प्रदान की गई एक शक्ति है। अब सवाल उठता है कि क्या
राष्ट्रपति जब मन हो, जैसे मन हो, जिस स्थिति में मन हो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्या उनके अध्यादेश पर कोई प्रतिबंध भी है? और साथ ही वो किन विषयों पर, ऐसे कौन से ऐसे मामले हैं जिन पर वो अध्यादेश जारी करेंगे और कोई उस पर कोई मतलब क्या कह सकते हैं सवाल उठा सकता है या नहीं भी उठा सकता है? तो ध्यान रखिए, मैंने शुरू में भी बताया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन के साथ साथ मूल अधिकारों के लघुकरण से संबंधित मामलों को छोड़ करके किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। साथ ही ये अपने अध्यादेश के द्वारा किसी भी कर को लगा सकते हैं, किसी भी कर को उन्मूलन कर सकते हैं। साथ ही एक इसी और ध्यान रखेंगे कि यह जो अध्यादेश की जो शक्ति होगी वो पिछले तिथि से, अर्थात क्या कह सकते हैं हम, जिस दिन लागू हुआ उसी दिन से नहीं, पिछले तिथि से भी वो लागू करके इसको कानूनी रूप से प्रभावी बना सकते हैं। सीधा सा मामला है कि संसद जिस प्रकार से कानूनों को बनाती है, लागू करती है, उसी प्रकार से ये अध्यादेश भी बनती है और लागू कर दी जा सकती है। और उसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि भाई ये पीछे आ गया, ये आगे आ गया, इससे ये उन्मूलन हुआ, इसे आप नहीं जा सकते। जा सकते हैं, कब जा सकते हैं? न्यायालय में तभी आप जा सकते हैं जब आपको लगे कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी, सरकार ने जानबूझ करके संसदीय मर्यादाओं को बाईपास करते हुए ये अध्यादेश ला दिया, अर्थात असद्भावना के आधार पर आप न्यायालय में जा सकते हैं। हालांकि ये भी मामला धीरे धीरे आगे में आया, उसको समझते हैं धीरे धीरे। तो देखिए, सबसे पहले समझिए अध्यादेश की स्थिति। तो अध्यादेश की स्थिति है वो संसदीय कानून के समान होती है। किसके समान होती है? संसद के कानून के समान होती है। ठीक है। अब देखिए, मामला यह है कि संसद बंद हो गई, संसद स्थगित हो गई अगले सत्र के लिए। राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया, काम हुआ, अध्यादेश को संसद पास रखा जाएगा, नहीं भी रखा जाएगा। लेकिन पता लगा कि सरकार जानबूझ करके सदन को स्थगित किया और अध्यादेश लागू कर दिया। अपने किसी कार्य को किया, फिर अध्यादेश को वापस ले लिया, सदन चला, फिर सदन को बंद किया, मतलब स्थगित किया, फिर अध्यादेश लाया और क्या कहते हैं कार्य को किया, फिर अध्यादेश को वापस लिया। तो ये जो पुनरावृत्ति है, बार बार की जो वृत्ति है, इस आधार पर फिर न्यायालय में ये मामला प्रश्नगत हो जाएगा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। याद रखिए कि अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है एक विशिष्ट शक्ति है, परंतु अस्थायी शक्ति है, साथ ही एक वैकल्पिक शक्ति है। कानून बनाने की जो हमारे यहाँ जिम्मेवारी है वो संसद की है, न कि राष्ट्रपति के अध्यादेश से। तो इस मामले में यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वो मामला न्यायालय में प्रश्नगत हो जाएगा। सबसे बड़ा जो मामला आया था ऊपर केस एक था, बैंकों से संबंधित था, 1970 ईस्वी में। इसी मामला में सबसे पहले लाया गया कि भाई आप जब संसद के क्या कह सकते हैं अनुमोदन के बिना आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहीं आपने जानबूझकर तो संसद को स्थगित नहीं कर दिया कि हम अध्यादेश को लाएं, अपने कार्य को करें। तो इससे पहले अर्थात कूपर केस से पहले मामला यही था कि अध्यादेश जारी हो जाता था, उतना कोई सवाल जवाब नहीं होता था और लोगों को लगता था कि चलो ये चल रही है। कूपर सरकार जो अब धीरे चूँकि सरकार में सभी तरह के लोग बैठे होते हैं, उन्हें लगा कि भाई तो बड़ा विशिष्ट शक्ति मिला हुआ है, जब मन हो जैसे मन हो अध्यादेश जारी कर लो, काम चलो करो, उसके बाद हट जाओ, किसको क्या इतना फर्क पड़ा हुआ है। तो कूपर केस मामला जो है वो चला गया कोर्ट के पास। कोर्ट ने कहा कि भाई ये गलत प्रवृत्ति है, कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है वो संसद की है, आपने संसद को बाईपास किया, ये गलत चीज़ है, आप इसको बाईपास नहीं कर सकते। आप अनुच्छेद 123 के तहत तभी अध्यादेश जारी कीजिए जब आपको लगे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। कहीं आपने जानबूझ करके तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं कर दी। ध्यान रखिए, साधारण स्थिति में और जानबूझ के स्थिति में अंतर होता है। साधारण स्थिति में हुआ कि सदन बंद हो गई, मतलब सदन स्थगित हुआ और कोई स्मगलिंग का, आतंक का या कुछ अन्य ऐसी चीज़ों का जिसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी, अचानक उत्पन्न हो गई, तो फिर अध्यादेश जारी कर दीजिए। लेकिन यहाँ तो आपका साफ साफ मामला लग रहा है कि आप इसको पहले से प्रयोजित थे और साथ ही आपने सदन को बाईपास करके इसको लागू कर दिया। फिर जब सदन आया तो आप इसको वापस ले लेंगे, तब तो ये अलग चीज़ हो जाएगी। ये तो क्या कहते हैं, पार्लियामेंट के पैरेलल में आप एक अलग पार्लियामेंट चला रहे हैं। तो मामला चला गया कोर्ट में और कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आपको लगता है कि विशिष्ट चीज़ों पर, विशिष्ट स्थितियों पर कानून बनाना जरूरी है तो आप संसदीय प्रक्रिया के अधीन कानून बनाइए, न कि
संसद को बाईपास करके। आपको जो शक्ति प्रदान की गई है वो संसद के समानांतर शक्ति नहीं। 38वें संविधान संशोधन, 38वें संविधान संशोधन 1975, इंदिरा गांधी की सरकार थी। इन्होंने कहा कि इसे उन्होंने 38वें संविधान संशोधन के तहत इस मामले में संशोधित कर दिया। अनुच्छेद 123 में एक और पैराग्राफ जोड़ दिया। बोला कि राष्ट्रपति का समाधान अंतिम एवं मान्य होगा। याद रखें, इससे पहले अंतिम एवं मान्य नहीं था। हालांकि मामला बहुत ज़्यादा नहीं जाता था कोर्ट वगैरह में, लोग उसको क्या कहते हैं, धीरे धीरे चल रही थी। लेकिन जब कालांतर में स्थितियां बढ़ने लगी, बिगड़ने लगी, माना जाता है कि हर 10 साल में राष्ट्रपति ने औसतन 10 से 15 अध्यादेश जारी कर दिए। अब सोचिए कि जहां सदन हो, संसद हो, वहां बार बार अध्यादेश जारी की जा रही है, अर्थात कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हो रही है। कहीं ना कहीं पावर जो है वो कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के हाथ से निकाल करके एक विशिष्ट एलिट वर्ग के हाथ में दी जा रही है, ताकि वो अध्यादेश के जरिए अपने किसी भी मनवांछित कानून को पारित कर सके। तो इस स्थिति में ये जो मामला था, जब कूपर केस के अधीन जब कोर्ट के पास गया, तो उससे बचने के लिए 38वां संविधान संशोधन लाया गया 1975 में, और कहा गया कि नहीं, राष्ट्रपति का जो समाधान होगा अंतिम एवं मान्य होगा और उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। अब एक अलग मामला हो गया, भाई राष्ट्रपति का समाधान, तो यहाँ तो राष्ट्रपति समाधान है नहीं, यहाँ तो वो क्या कह सकते हैं, केंद्र की सरकार यानी मंत्रिमंडल, उसका समाधान है। तो अर्थात जो मंत्रिमंडल का समाधान हो गया वो अंतिम एवं मान्य होगा, कोर्ट में प्रसंगत नहीं होगा। तब तो फिर मामला यह है कि कोई भी जो विधायी शक्ति हो, कानून कोर्ट के पास जाएगी। जब कोई विधायी शक्ति है, उसके अधीन विधान बने, तो कोर्ट उसको देखेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट देखेगा, और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का मूल कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है उसका। तो ये चीज गड़बड़ हो गई, बोला कि नहीं, आप नहीं देख सकते, कोई नहीं देख सकता, राष्ट्रपति का समाधान अंतिम एवं मान्य होगा और इसको कोई भी स्थिति में इसको काट नहीं सकता। कालांतर में 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन के जो 38वें संविधान संशोधन में कहा गया था कि राष्ट्रपति के समाधान अंतिम एवं मान्य होगा, समाप्त कर दिया। अर्थात जो 38वें संविधान संशोधन में बातें लाई गई थी उसका उन्मूलन कर दिया गया। और वर्तमान स्थिति में ये जो कूपर केस का मामला था वही में है कि उच्चतम न्यायालय असद्भावना के आधार पर मामला देख सकता है। देखिए, इतना चीज जो बताया वो सिर्फ समझने के लिए आपको बताया। देखिए, असद्भावना अर्थात अब जो मामला हमारे यहाँ है कि यदि अध्यादेश जारी होता है तो माननीय उच्चतम न्यायालय उसे प्रश्नगत किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय उसको देख सकता है कि कहीं संसद को जानबूझ के बाईपास करके तो ये अध्यादेश नहीं लाया गया, और यदि उस तरह के अध्यादेश आते हैं तो फिर वो अवैध घोषित किए जा सकते हैं। लेकिन उसके कानूनी पहलू कुछ भी हो, उसके दौरान किए गए कृत्य प्रभावी होंगे और उसके दौरान किए गए किसी भी कृत्य के लिए कोई भी अधिकारी जिम्मेवार नहीं होगा। अब कहीं के अधिकारी का जिम्मेवार नहीं होगा तो भाई अधिकारी तो आदेश से बना हुआ है। मान के चले मैं सरकारी बाबू हूँ तो हम तो आदेश से बने, अब हम तो प्रश्नगत करने जाएंगे नहीं, वो तो माननीय कोर्ट का काम है। अब हमको जो आदेश मिला वो हम करेंगे, पालन करेंगे। अब मामला किन पर तय होगा? तो जिन्होंने आदेश दिया वो इसके लिए उत्तरदायी होंगे। तो ये था इसका ऐतिहासिक स्थिति। अभी वर्तमान में स्थिति यही है कि असद्भावना के आधार पर कोर्ट में ये प्रश्नगत हो सकते हैं, और असद्भावना सिर्फ यही है कि कहीं आपने संसद को बाईपास करते हुए तो विधि विधान नहीं बनाया। अब एक मामला और आता है, इसको भी समझ लीजिए। डीसी बाधवा, इसको हिंदी में भी लिखते तो डीसी बाधवा, मामला था 1987। स्थिति यह हुआ कि तत्कालीन बिहार में प्रति वर्ष मान के चलिए कि 20 से ऐसे अध्यादेश पारित हुए, 20 से ज़्यादा अध्यादेश पारित हुए, जिनमें 14 ऐसे अध्यादेश थे जो बिल्कुल
समान थे। अभी समझिए कि क्या मामला है। तो सबसे पहले देखिए कि ऋषि वाधवा जो मामला था ये कोर्ट में गया, उच्चतम न्यायालय में गया। उच्चतम न्यायालय ने देखा कि भाई बिहार सरकार जो है वो पिछले 14-15 सालों से लगातार अध्यादेश जारी कर रहा है और एक समय में उसको अध्यादेश राज्य भी घोषित कर दिया गया कि वहाँ जो क्या कह सकते हैं सामान्य जो प्रक्रिया चलाई जा रही है वो अध्यादेश के तहत चलाई जा रही है। और उन अध्यादेशों में कुछ ऐसे मतलब 14-15 ऐसे अध्यादेश हैं जो पिछले 15 सालों से हूबहू भाषा के साथ लाए जा रहे हैं। मतलब वो जो अध्यादेश हैं सेम टू सेम हर क्या कहते हैं हर बार वही प्रक्रिया भाषाओं को लाते हुए अध्यादेश को जारी कर दिए जा रहे हैं। तो माननीय कोर्ट ने कहा कि ये गलत है। जब आपको लगता है कि ये कानून बहुत ज़रूरी है तो आप सदन में लाइए, विधानमंडल में लाइए और विधानमंडल से उसको पारित कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप विधानमंडल को बाईपास करते हुए हूबहू, समझिए बात को समझिए कि कानून है और हूबहू कानून को आप अध्यादेश के तहत ला रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में शंका है, कहीं ना कहीं आपके मन में क्या है दुर्भावना बैठी हुई है कि सदन में जब जाएगा तो उसका बाल का खाल का बाल खिंचाएगा और उसमें सरकार की किरकिरी हो जाएगी। तो आप उस स्थिति से बचने के लिए बार बार अध्यादेश ला रहे हैं और यदि इस तरह से अध्यादेश लाए जाएंगे तो फिर न्यायालय में प्रसंगत होंगे और उसको फिर अवैध घोषित किया जा सकता है, उसको फिर क्या कह सकते हैं अमान्य किया जा सकता है। तो ये थे कुछ मामले जिनके आधार पर माननीय कोर्ट का मानना है कि यदि अध्यादेश जारी करने में कहीं न कहीं संसदीय मर्यादाओं को ताक पर रखा गया है, बाईपास किया गया है, तो उसको वो असद्भावना के आधार पर माननीय कोर्ट में प्रसंगत किया जा सकता है। और जब प्रसंगत होगा तो उसकी वैधता अवैधता पर चर्चा होगी, परंतु उसके दौरान किए गए किसी भी कृत्य के लिए कोई व्यक्ति जिम्मेवार नहीं होगा और साथ ही वो दौरान किए गए कृत्य अवैध नहीं होंगे। तो ये है हमारे यहाँ क्या कहते हैं अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अब इसको एक बार मैं एक लाइन में फिर से बता दूं कि राष्ट्रपति जो है भारत में अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये जो अध्यादेश है उन्हीं विषयों पर जारी कर सकते हैं जिस पर संसद को विधान बनाने की शक्ति है, जिसमें संघ सूची एवं समवर्ती सूची है। परंतु राष्ट्रपति क्या कहते हैं उसको मूल अधिकारों के लघुकरण या संविधान संशोधन से संबंधित मामलों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। साथ ही जब ये अध्यादेश जारी हो जाएंगे तो अधिकतम 6 महीने के लिए रह सकते हैं और यदि 6 महीनों के अंदर संसद से अनुमोदन मिल गया तो कानून बन जाएंगे और यदि संसद से अनुमोदन नहीं मिला तो संसद की अंतिम बैठक से 6 सप्ताह के बाद ये खत्म हो जाएंगे। और इस बीच में कभी भी राष्ट्रपति उस अध्यादेश को वापस ले सकते हैं और संसद यदि बैठी है तो वो भी उसको वापस कर सकती है। यानी कि इस अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है और संसदीय अनुमोदन के बिना 6 सप्ताह होती है। इसको ध्यान से रखें, समझेंगे। अधिकतम अवधि 6 महीना इसलिए होता है कि सदन के 2 सत्र के बीच में 6 महीने होती है और जब सदन बैठ गई तो उसको अनुमोदन जरूरी है। यदि अनुमोदन नहीं मिला तो 6 सप्ताह के अंदर में वापस ले ली जाएगी। यहाँ पे स्थिति होती है, पहला स्थिति है कि जब संसद बैठी अनुमोदन कर दिया तो कानून बना, अनुमोदन नहीं किया तो फिर वो 6 सप्ताह तक चलते रहेगा और कोई विचार नहीं किया गया तो 6 सप्ताह के अंदर वापस हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। साथ ही राष्ट्रपति को यह जो प्रदान की गई है यह विशिष्ट विधायी शक्ति है। चूंकि ये विधायी शक्ति है तो इसके संबंधित जो मामले हैं इससे संबंधित गुण के चर्चा के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। ध्यान रखेगा कि ये जो अध्यादेश जारी होते हैं वो पीछे के से भी पूर्व तिथि से भी जारी हो सकते हैं और इस अध्यादेश की शक्ति संसद के कानून के शक्ति के समान होती है। अर्थात अध्यादेश जारी करने की स्थिति अवस्थिति पर तो चर्चा परिचर्चा की जा सकती, परंतु इसकी शक्ति पर कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हो सकती। अर्थात इस अध्यादेश के द्वारा पूर्व के किसी कानून को रद्द किया जा सकता है, उसकी हैसियत को बढ़ाया जा सकता है या उसकी हैसियत को कम किया जा सकता है। साथ ही कर संबंधित किसी भी कानून के बारे में भी इस अध्यादेश के द्वारा कोई भी स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात करों से संबंधित यानी कि वित्तीय मामलों से संबंधित जो कर से संबंधित मामले होते हैं उनका भी इसमें लघुकरण किया जा सकता है। अर्थात उसकी स्थिति को कम की जा सकती है, उसकी हैसियत को बढ़ाई जा सकती है और साथ ही उसका उन्मूलन कर दिया जा सकता है। तो ये है इसकी कानून की संवैधानिक शक्ति। न्यायिक शक्ति हमने बताया कि असद्भावना के आधार पर कोर्ट में जा सकता है और साथ ही
इनकी जो प्रकृति होती है अल्प होती है। जो मानक पुस्तकों में लिखी गई है वो सीधा सीधा ये लिखी गई है कि अनुच्छेद 123 के तहत संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, और यह जो शक्ति है वो संसद के समानांतर नहीं है, विकट परिस्थितियों में दी गई एक ऐसी हथियार है जिसके तहत वो संविधान के तंत्र को चलाया जा सके, और साथ ही इसकी जो प्रकृति होती है वो अल्प होती है। तो ये है आपका अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की। इससे संबंधित जो बहुधा प्रश्न पूछे जाते हैं वो सीधा सीधा यही पूछे जा सकते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जारी करते हैं अध्यादेश। तो अनुच्छेद 123 किस भाग में है, भाग आप देखिए, कमेंट में लिखिएगा। इसके अलावा कि संसद से अनुमोदन मिलने के उपरांत ये क्या हो सकता है, तो ये कानून बन जाएगा। संसद अनुमोदन न दे तो क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। क्या राष्ट्रपति से पहले भी वापस ले सकते हैं, तो हाँ पहले भी ले सकते हैं। क्या संसद इसे रद्द कर सकती है, तो रद्द भी कर सकती है। यदि संसद में कोई निर्णय ही नहीं लिया जाए तब क्या होगा, ये मामला थोड़ा टेढ़ा रहेगा, आपको लगेगा कि भाई कुछ अलग तो पूछ दिया, नहीं। यदि संसद ने कोई मामला, इस पर कोई विचार नहीं किया, तो संसद के अंतिम बैठक से 6 सप्ताह के अंदर ये स्वतः खत्म हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। और यदि संसद में मामला आ गया तो इस पर क्या कहते हैं, विचार करके इसको कानून बनाया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब कोई अध्यादेश कानून बनने के लिए, मैंने पहले भी बोला कि जब कोई अध्यादेश कानून बनने के लिए राष्ट्रपति संसद में लाई जाती है तो लोकसभा में सरकार को यह बताना पड़ता है कि ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसके लिए इसको लाया गया और उन स्थितियों से कैसे लड़ा गया, अर्थात इस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ता है। खास करके ग्रुप बी के परीक्षाओं में ये चीज ज़्यादा पूछता है। अब है संसद से अनुमोदन। संसद से अनुमोदन मैंने बताया कि मिल जाना चाहिए। इसके अलावा यदि ये आपसे पूछे कि इसके लागू करने का मतलब, ये जो अध्यादेश लागू होंगे किस तिथि से होंगे, जिस डेट से लागू हुए उससे या पूर्व भी, तो पूर्व तिथि से भी लागू किए जा सकते हैं। और इसके द्वारा वर्तमान के किसी भी कानून को खत्म किया जा सकता है, किसी कानून की हैसियत को बढ़ाया जा सकता है, उसके कानून के जो प्रभाव है उसको कम भी किया जा सकता है, परंतु संविधान संशोधन और मौलिक अधिकार से संबंधित कानून को छोड़कर कर मामले में भी ये अध्यादेश लाए जा सकते हैं। किसी कर को लगाया जा सकता है, किसी कर को वापस लिया जा सकता है, किसी कर को बढ़ाया घटाया जा सकता है, अर्थात जो भी संसदीय कानून है उसी के समान ये अध्यादेश होते हैं। लेकिन अंतिम में बोल देता हूँ, फिर से ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को प्रदान की गई कानून अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो 352 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति से अलग होती है। ये एक साधारण विधायी शक्ति है, वो एक विशिष्ट विधायी शक्ति है। इतना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।